हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। सो हमने हमारी जो सीरीज स्टार्ट की थी CSIR नेट लाइफ साइंसेज PYQ नोट्स की, आज उसका डे 3 है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा थोड़ा बहुत हमने मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक और जो कहना चाहिए पॉलीफाइलेटिक, ये तीन का शायद मुझे जहां तक याद है कि हमने उसमें उसका डायग्राम देखा था। और अगर आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज का जो वीडियो है, जो ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन्ड वीडियो है, चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप डिटेल में उसको देखना चाहते हैं या देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करने की मतलब एक छोटा सा ग्राफ दिया। हालांकि ये टॉपिक हीमोग्लोबिन जो वीडियो मैंने शायद बना रखी है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का वीडियो है, पर शायद हीमोग्लोबिन का भी बाकी है डिटेल में वीडियो बनना। तो अगर टाइम मिला तो हम बना भी लेंगे इसको। तो नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसमें तीन चीजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ऊपर वाला जो ए पोर्शन है वहां पर मायोग्लोबिन रिप्रेजेंट होता है, बीच में बी पोर्शन पर फीटल हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट होता है और सी के ऊपर यहाँ पर हीमोग्लोबिन रिप्रेजेंट होता है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट देखते हैं यहाँ पर हम। पेनक्रियाटिक जूस जो रहता है उसमें एंजाइम्स इन इट आर इनएक्टिव प्रीकर्सर फॉर्म्स। जो पेनक्रियाटिक जूस रहता है इसमें एंजाइम्स कैसे फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव प्रीकर्सर फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव जब भी कोई होगा यानी कि उसके ऊपर कोई और एंजाइम आकर वर्क करेगा तब जाकर वो एक्टिव होते हैं और फिर वो इफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव प्रीकर्सर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ट्रिप्सिनोजन चीज होती है, मान लीजिए, वो क्या है? वो एक तरह का एंजाइम है। वो कैसे फॉर्म में होगा? इनएक्टिव फॉर्म में होगा क्योंकि वो पेनक्रियाटिक जूस में है। उसके ऊपर एंटेरोकाइनेस नाम का एक एंजाइम वर्क करता है और फिर इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है और फिर ट्रिप्सिन एक्टिव भी रहता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करते हैं। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, एंटेरोकाइनेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही उसके पास आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। ये भी अगेन इनएक्टिव होता है, इसको भी काइमोट्रिप्सिन में बदला जाता है तो ये वर्क कर पाता है। और काइमोट्रिप्सिन अगेन कैसा फॉर्म होता है? एक्टिव फॉर्म होता है। फाइन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसा क्लीवेज होता है? कंप्लीट क्लीवेज होता है। ठीक है, तो इक्वल डिवीजन ऑफ योक होगा यहाँ पर, और एक होता है आइसोलेसिथल एग, इसमें इक्वल डिवीजन ऑफ योक होता है। ये दोनों चीजें हमेशा याद रखनी है आपको कि जिन स्पीशीज के पास आइसोलेसिथल एग होता है यानी कि उसके जो योग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा पूरे एग के अंदर, फॉलो अ होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेसिथल एग, इसका योग पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड आउट है, मतलब उसके पूरे सेल के अंदर, और होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसको ठीक इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो जब इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा तो वहां कंप्लीट क्लीवेज होगा और इक्वल डिवीजन ऑफ योग हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक चीज अच्छी हो जाती है कि मतलब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे रिलेट कर जाते हैं कि जिनमें आइसोलेसिथल एग होता है उनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और यहाँ पर मैंने होलोब्लास्टिक की स्पेलिंग गलत लिख दी गलती से, तो मेन स्पेलिंग ये वाली होलोब्लास्टिक क्लीवेज, सो मे बी माई बैड, मैंने वहां लिख दिया था, सॉरी। हेपेटोसाइट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हम। हेपेटोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन हेपेटोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ बाइल इन लिवर। अभी इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे फॉर्म में पूछते हैं, वो कफर सेल्स का भी नाम डाल देंगे, हेपेटोसाइट्स का भी नाम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल श्वान सेल्स का नाम डाल दिया, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स का नाम डाल देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल के अंदर, वो भी कहां पर होता है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल लिवर के अंदर होता है। तो उसके अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हेपेटोसाइट्स होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि कफर सेल्स भी लिवर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कफर सेल्स मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर होते हैं। अब अगर आपने मेरा डे फर्स्ट का वीडियो देखा होगा, उसका फर्स्ट पॉइंट देखा होगा, तो मैंने वहां बताया था कि नॉर्मली जो सेल्स ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं उनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। अगर वही मोनोसाइट्स जब टिश्यू में एंटर कर जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स? वो मैक्रोफेजेस का रूप ले लेते हैं। उसी तरह से कफर सेल्स मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर होते हैं, इन ब्लड मतलब रहते हैं, और इन ब्लड इट इज मोनोसाइट। और अगर वही मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर को हम ब्लड में रख देंगे तो वो मोनोसाइट का रूप ले लेंगे। और लिवर एक तरह का टिश्यू है, इसलिए अंदर जाके वो मैक्रोफेज बना लेते हैं। कुछ लोग इसको मैक्रोफाज भी कहते हैं। भाई लेना, आपको जो कहना है कह लीजिए, अभी मेन हमारा फोकस पढ़ाई के ऊपर है। तो कफर सेल्स मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर होते हैं, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। और हेपेटोसाइट सेल्स बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं।
एक वहां पर साइन्यूसाइड का भी ऑप्शन आ सकता है। साइन्यूसाइड्स में क्या होता है कि वो स्पेस जैसा होता है, मतलब वो भी रहती लिवर के अंदर ही है, तो कंफ्यूजन होगा क्योंकि सारी चीजें तो लिवर में। आपको याद ऐसे रखना है, कफर सेल तो मैक्रोफेजेस है और हेपेटोसाइट सेल जो बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैं इसको थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शायद विजिबल होगा वैसे आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, हालांकि अमीनो एसिड का वीडियो मैं अपलोड करूंगी या फिर जिसमें मैं डिटेल में नहीं, वैसे मैंने चैनल पर ग्लूकोनियोजेनेसिस तो डिटेल में पढ़ा रखा है। एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री नाम से आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहां पर मैंने लर्निंग टिप भी बताई है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन हायर एनिमल्स इट अकर्स इन लिवर एंड टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन किडनी कॉर्टेक्स। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि हायर एनिमल्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पर होता है, तो वो लिवर के अंदर होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर के अंदर होता है और स्मॉलर एक्सटेंट थोड़ा बहुत इसका काम किडनी कॉर्टेक्स के अंदर भी हो जाता है। मेन काम लिवर में होता है, थोड़ा बहुत काम किडनी कॉर्टेक्स में हो जाता है। इट इज रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक एंड सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल मैकेनिज्म। ये एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है, ये वर्ड भी याद रखना है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोसोल। सबसे ज्यादा मेन प्लेस सेल के अंदर कोई पोर्शन होगा तो कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। लाइसिन और ल्यूसिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसिन और ल्यूसिन आर द ओनली स्टैंडर्ड अमीनो एसिड दैट आर नॉट सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। लाइसिन और ल्यूसिन ये दोनों अकेले ऐसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में सबस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम का काम रहेगा थोड़ा बहुत, एलोस्टेरिक सबस्ट्रेट लेवल कंट्रोल मैकेनिज्म, तो सब इसके सबस्ट्रेट बन सकते हैं, लेकिन लाइसिन और ल्यूसिन यहाँ नहीं बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एसआरपी। एसआरपी क्या होता है, सीक्वेंस रिकॉग्निशन प्रोटीन ब्रिंग्स प्रोटीन्स एंड राइबोसोम दैट आर ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम दी साइटोसोल टू रफ ईआर। एसआरपी क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोटीन्स और राइबोसोम को जो लाते हैं दैट आर ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम दी साइटोसोल टू रफ ईआर, ये इनका काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एसआरपी की काम तो आपको पता चल गया, साइटोसोल से रफ ईआर में जब ट्रांसलेशन उनका हो रहा होता है तो वो ऐसे प्रोटीन्स और राइबोसोम को लाने का काम करते हैं। उसके बाद केडीएल सीक्वेंस क्या करते हैं, टारगेट प्रोटीन्स इमर्जिंग फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस टू रफ ईआर। तो प्रीवियस में एसआरपी यानी सीक्वेंस रिकॉग्निशन प्रोटीन जो थे वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करने वाला काम करेंगे कहीं ना कहीं, तो साइटोसोल से रफ ईआर वाला वर्ड याद रखना। यहाँ पर क्या याद रखना है, गोल्जी अपैरेटस से रफ ईआर याद रखना है। ये किसके लिए, केडीईएल सीक्वेंस के लिए। अब शेप्रॉन्स क्या होते हैं, शेप्रॉन्स प्रोटीन फोल्डिंग में असिस्ट करते हैं, ये इनका फंक्शन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ईआईएफएस क्या होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे नाम में आ रहा है ये इनिशिएशन फैक्टर्स है, यानी इनिशिएशन करवाते, कोई ट्रांसलेशन ये सब चीजों को इतना फोकस मत रखना, इनिशिएशन पे ज्यादा ध्यान रखना। सो ईआईएफ्स आर प्रोटीन्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन फेज ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। इनिशिएशन फेज करवाते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन तो होगा लेकिन उसकी शुरुआत कौन करवाएगा, वो ईआईएफएस करवाते हैं। दीज प्रोटीन, ये प्रोटीन्स होते हैं, हेल्प स्टेबलाइज द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस अराउंड द स्टार्ट कोडॉन, ये भी पता होना था। नेक्स्ट देखते हैं, इन टीलोमेरिक रेप्लीकेशन व्हेन एजिंग स्टार्ट्स। देखिए क्या होता है, नॉर्मली कोई भी सेल की जब एजिंग स्टार्ट होती है, पहले मैं आपको छोटा कंसेप्ट दे रही हूँ, कोई भी सेल है उसकी एजिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त क्या होता है, जो टीलोमेयर रेप्लीकेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या होता है, टीलोमेयर रेप्लीकेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है क्रोमोसोम में। और फिर क्या होता है, क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है, आखिर का जो पोर्शन होता है क्रोमोसोम का, स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर, वो छोटा होने लगता है। आप अगर इमेजिन करो क्रोमोसोम का एक पिक्चर अपने माइंड में, तो उसका जो एंड पोर्शन है वो एक नॉर्मल साइज का था, लेकिन अब वो छोटा होने लग जाता है क्योंकि टीलोमेयर रेप्लीकेशन डिक्रीज कर गया है, क्योंकि सेल की एजिंग स्टार्ट हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एजिंग स्टार्ट हुई तो टीलोमेयर का रेप्लीकेशन डिक्रीज कर जाता है और क्रोमोसोम का एंड पार्ट छोटा हो जाता है। ये समझ में आया। अब क्या होता है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं, मैं कैंसर पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरा मिस हो गया कुछ पार्ट्स लाना, पर लेकिन स्टिल हम लोग अभी भी क्योंकि कहते हैं ना कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, तो हम लोग जितना हो सकेगा यहाँ पर PYQ नोट्स पढ़ लेंगे कुछ दिनों में। सो बट इन कैंसरस सेल्स, अब कैंसरस सेल्स में क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टीलोमरेज। यहाँ पर एजिंग भी शुरू हो जाती है ना कैंसरस सेल्स में,
तब भी वहां पर टीलोमरेज को प्रोड्यूस कर पाते हैं वो, देयरफॉर मेंटेन टेलोमेयर फंक्शन, क्योंकि टीलोमरेज अगर वहां आ गया तो वो टीलोमेयर का फंक्शन तो कहना चाहिए मेंटेन कर पाएगा। एज दे प्रोलिफरेट एज अ रिजल्ट दे डू नॉट अंडरगो रेप्लिकेटिव सेल सेनेसेंस, और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ भी होती जाती है, तो दे डू नॉट अंडरगो रेप्लिकेटिव सेल सेनेसेंस में सेल कभी ओल्ड जैसे नहीं होते, सेल सेनेसेंस नहीं आता, ये समझिए आप यहाँ पर। तो ये टीलोमेयर रेप्लिकेशन का पॉइंट था। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, वो सारे पॉइंट्स भी सेल के ग्रोथ और इन सारी चीजों के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, जितने शो कर रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ नोट करना उन्हें भूल गई हूँ, आप उनको नोट अपनी नोटबुक्स में कर लीजिएगा, शायद आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ गया होगा। तो ये वाली चीज रहेगी। टीलोमेयर रेप्लिकेशन तो हमने देख लिया। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है। और कोई पूछ ले कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ सकती है घट सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट रहेगी। आप कांस्टेंट समझ लीजिए, आपको पता है मीनिंग। एंट्रोपी तो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को कहते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में भी लिख दिया है कि एनर्जी एक इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, हमेशा एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट होती है। सेकंड लॉ कहता है टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम एंड इज कांस्टेंट इफ ओनली इफ ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, अगर सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है तब। आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व टुवर्ड्स थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द स्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी, और आइसोलेटेड सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है कि वो खुद से किस तरफ चले जाए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ चले जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए उनके अंदर, और वो स्टेट ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम एंट्रोपी होती है। ये सेकंड लॉ कहता है थर्मोडायनामिक्स का। नेक्स्ट, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन करवाने में हेल्प करते हैं किन के अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। नेफ्रीडिया की बात की जाए और मल्फिगियन ट्यूबुल्स की बात की जाए तो ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये भी कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन में आता है। क्या करता है ये? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। मैंने पैटर्न्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का एक वीडियो बना रखा है, अगर डिटेल में देख पाओ तो आप देख सकते हैं वहां से। ग्रीन ग्लैंड्स ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लेकिन किन के अंदर? आर्थ्रोपोड्स में करते हैं। आर्थ्रोपोड्स में ग्रीन ग्लैंड्स नाम याद रखना। एक होते हैं एच शेप्ड रेनिट सेल्स, ये नेमाटोड्स में पाए जाते हैं। इनको आप मानो तो ये एक्सक्रीटरी कैनाल है फॉर एग्जांपल। सो ये क्या करती है? कैरी वेस्ट मटेरियल्स टू एक्सक्रीटरी पोर्ट्स इन बॉडी वॉल। ये क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी कैनाल जैसे होते हैं जो कि क्या करेंगे? वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी पोर्ट्स तक लेकर जाते हैं बॉडी वॉल के अंदर। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स किस में पाए जाते थे? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाए जाते थे, जैसे फ्लैट वॉर्म आ गया एग्जांपल। ठीक है, नेफ्रीडिया माल्फिगियन ट्यूबुल्स अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं वाटर कंजर्वेशन करवाने के लिए, क्योंकि यूरिया के अंदर ऐसे कन्वर्ट नहीं हुआ ना, तो देखो वाटर कंजर्वेशन, अमोनिया जो है होता है ना, उसको एक्सक्रीट आउट होने में बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने वीडियो में बताया है वहां पर। तो अब वो पानी ना वेस्ट हो इसलिए उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स में आर्थ्रोपोड्स याद रखना वर्ड, और एच शेप्ड रेनिट सेल्स में नेमाटोड्स का याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन ऑफ टीसीए साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो टीसीए साइकिल होती है, मैंने टीसीए साइकिल भी डिटेल में बता रखी है शायद विद लर्निंग टिप, आप सर्च कीजिएगा, वरना आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इसकी लिंक ले लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो फंक्शंस ऑफ टीसीए साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट जनरेट्स रिड्यूस्ड एनएडी प्लस एंड रिड्यूस्ड एफएडी। फंक्शन है टीसीए साइकिल का, वो कैसे कैरेक्टराइज होता है कि ये जनरेट करता है रिड्यूस्ड एनएडी प्लस को और रिड्यूस्ड एफएडी को, ये दोनों चीजें यहाँ प्रोड्यूस होती है। इट जनरेट्स ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर एक चीज जो बनती है उसको कहते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट कैटेलाइजेस द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कैटेलाइज करवाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन करवाता है एसीटेट का, किसके अंदर? CO2 एंड वाटर में। टीसीए साइकिल पढ़ रहे हो आप। इट कॉजेज नेट, यहां पर मैंने इसको सिंथेसिस लिखना था, पूरा नहीं लिखा। इट कॉजेज द नेट सिंथेसिस ऑफ, इसमें जब एंड आप देखोगे तो नेट सिंथेसिस इसमें किस चीज का होता है? वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम, NAD प्लस का, FAD का, GTP का, CO2 का, H2O का, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू, जो ग्लूकोज है वो कैसे बन सकता है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बन जाएगा। सो इन दिस अमीनो एसिड्स एंड फैट्स गेट मेटाबोलाइज्ड एज, इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं और फैट्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज होना रहता है, मेटाबोलाइज होते हैं वो, तो कैसे होते हैं? दे आर ब्रोकन डाउन, सबसे पहले तो उनको तोड़ा जाता है, फिर वो मॉडिफाई होते हैं, फेड इनटू वेरियस पॉइंट्स इन द सेम पाथवे
पाथवे और उसी सेम पाथवे में जहां ये पाथवे चल रहे होते हैं उसी में जहां जहां जरूरत होती है उसका यूज होता है बाय ग्लूकोज। तो इसमें अमीनो एसिड्स और फैट्स का ये इस्तेमाल होता है। आपसे कोई पूछ ले कि ग्लूकोज जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, माना ये तो एक अलग पॉइंट हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में ये मान लिया, लेकिन इस बीच जो अमीनो एसिड्स और फैट होते हैं वो कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, उनका कैसे यूज होगा वहां पर। तो उनको ब्रोकन डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फैट कर देते हैं, वेरियस पॉइंट्स में जो ग्लूकोज का पाथवे है उसी में जहां जहां जरूरत होती है वहां उसका यूसेज हो जाता है। ऐसे आपको याद रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, मैंने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें तोड़फोड़ होती है, ऐसे याद रखना। तो ज्यादा से ज्यादा CO2 कैटाबॉलिज्म में जो बनती है ऑफ ग्लूकोज की साइकिल के अंदर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा CO2 कौन सी साइकिल में बनती है, तो क्रेब्स साइकिल में। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो ग्लाइकोलिसिस में तो इतना कोई फॉर्मेशन खास देखने को नहीं मिलता, तो अभी क्रेब्स साइकिल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम CO2 का फॉर्मेशन होता है, और वो भी कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज जब करना हो तब, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर। और क्रेब्स साइकिल में एक साइकिल के अंदर 2 CO2 फॉर्म होती है, अगर 2 साइकिल होगी तो 4 CO2 बन जाएगी, तो बहुत अच्छा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रिलीज ऑफ CO2 इन TCA साइकिल रिजल्ट्स फ्रॉम, जो रिलीज होती है CO2 की, CO2 जब रिलीज होती है TCA साइकिल में तो कौन कौन से टाइम पर होती है। जब आप पूरी साइकिल देखोगे ना तो उसमें ऐसे एक के बाद एक स्टेप्स होती है, मैंने डिटेल में बताया, अगर आप देख पाए तो देखिएगा जरूर उस वीडियो को। तो TCA साइकिल में, जैसे अभी ऊपर बात की ना हमने क्रेब्स साइकिल, उसी को TCA साइकिल कह रहे हैं। तो एक साइकिल में 2 CO2 का बताया, अब वो 2 CO2 कौन कौन सी जगह पर रिलीज हो रही है, एक होती है आइसोसीट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है एक तो तब, और एक अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है तब, ये 2 जगहों पर, ठीक है। तो इन दोनों का वर्ड याद रखना। अब एक आता है SLP, substrate level phosphorylation in the citric acid cycle depends directly on the energy of the thioester bond of succinyl coenzyme A। SLP का जो फॉस्फोराइलेशन होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में वो किसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो वो थायोईस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A के ऊपर डिपेंड करता है, ये वर्ड याद रखना।